खुरम, लेट मी स्टार्ट विथ यू। ये जो बजट है इसमें जो एक जनरल असेसमेंट आ रहा है, वो हम शुरू में बात कर रहे थे, वो ये कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो इसेंशियल स्टेप्स थे वो इस बजट में लिए गए हैं, बट इट डजंट गो फार इनफ। यानी फंडामेंटल्स ठीक हैं लेकिन टिमिड है बजट। ये इज दैट अ फेयर असेसमेंट? Not entirely. I think के रिफॉर्म्स की साइड पे तो डेफिनेटली बजट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा। कि मे बी आगे चल के शायद वो बजट से हट के कोई और पैरेलल ट्रैक होएगा जहां से रिफॉर्म एफर्ट जो है, जो हमें प्रॉमिस की जा रही थी, वो नजर आनी शुरू होगी। लेकिन इस बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने एफपीआर को नाजायज किस्म के पावर्स दे दिए हैं, और वो कर ये रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनको मजीद स्क्वीज करने के लिए बहुत हार्श किस्म के पावर्स एफपीआर को दे दिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फहद, कि एफपीआर को पावर दे दी गई है टू प्रिवेंट अ पाकिस्तानी सिटीजन फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड। ठीक है, तो एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के जरिए एक एफपीआर का ऑफिसर जो है वो मुझे, आपको या सवेल को या किसी को भी, बतूल को भी ऐड कर दें, उन्होंने भी ट्रैवल करना होगा कभी। इंटरनेशनल ट्रैवल जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रैवल से रोक सकते हैं जस्ट बाय इशूइंग इन। तो एक पैरेलल किस्म की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ऑलरेडी जो 2-3 मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेट कर रही हैं इस मुल्क में, उनमें एक और आ गई है, और ये वाले पावर्स अब एफपीआर के पास भी आ गए। और यहाँ पे इन पावर्स का मिसयूज होने की, अब्यूज होने की बहुत ज्यादा वो फिर चांसेस होती हैं। मेरा नहीं ख्याल ये चलेगी चीज, कोर्ट चैलेंज जिसका आ जाएगा इन ऑल लाइकलीहुड। इस किस्म की काफी ज्यादा चीजें हैं। एक और चीज आप देख लें कि सिम कार्ड्स ऑलरेडी ब्लॉक होने शुरू हो गए हैं और लोगों के जो नॉन फाइलर्स हैं, और अब इन्होंने जो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड है इनकम का, वो इतना नीचे कर लिया कि जो लोग 20,000 से ऊपर कमा रहे हैं उनको भी अब फाइल टैक्स रिटर्न फाइल करने की और अपने आप को फाइलर बनाने की मजबूरी जो दे दी है। लेकिन इसमें खुरम ये आर्गुमेंट आएगा ना कि अगर आपने जो नॉन फाइलर्स हैं, अगर नॉन फाइलर्स को के ऊपर, एक तो खैर ये हम कल भी ये बात कर रहे थे कि ये एक अनोखी चीज़ है कि पूरी कैटेगरी है नॉन फाइलर्स की, होनी नहीं चाहिए, या टैक्स फाइलर हो या डिफॉल्टर हो, और डिफॉल्टर है तो वो जेल में हो। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ है। तो ये जो सारे इकदाम हैं जो आप जिसका बात कर रहे हैं, उसका ये काउंटर आर्गुमेंट है ना कि जी अगर आपने नॉन फाइलर्स की ज़िंदगी मुश्किल करनी है तो फिर आपको इस तरह के थोड़े से सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे। I suppose, लेकिन यहाँ पे फिर अब्यूज की बहुत ज्यादा वो चांसेस आ जाती हैं। इधर अभी देखेंगे कि ये जब इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, वर्कआउट कैसे करते हैं। इन द पास्ट एफबीआर के ऑफिसर्स को इस किस्म के आर्बिट्रेरी और डिस्क्रेशनरी पावर्स देने का एक्सपीरियंस तो बुरा ही रहा है पाकिस्तान में। वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, एज यू नो फहद। उधर इन पावर्स की मिसयूज बहुत ज्यादा होती है। वी विल सी कि ये किस तरह इस तरह चला सकते हैं। बट ओवरऑल जो इनकी रेवेन्यू एफर्ट फिलहाल है, जो कह रहे हैं कि 40% इंक्रीज लेके आएंगे एफपीआर रेवेन्यूज में बिटवीन फिस्कल ईयर 24 और 25, वो इस किस्म के स्टेप्स के थ्रू अरेंज किया जाएगा। ब्रॉडनिंग मेजर्स कोई खास नहीं नजर आए। अच्छा, अब ये जरा ब्रॉडनिंग पे बात करें, लेकिन सवेल ये जो अभी खुरम ने जो बात की कि 40% टारगेट रख दिया है कि हमने अपना रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, आपकी ये पोजीशन है कि ये अनरीजनेबल है? अनरीजनेबल नहीं बल्कि ये अनडूएबल है, ये नहीं हो सकता। हाँ देखें, इसमें अगर आप, मैंने कल भी जिस तरह जिक्र किया था कि अगर आप हिस्टोरिकली पिछले 5 सालों की अगर आप एवरेज निकाल लें, एफबीआर की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 5% ऑन एवरेज महंगाई की शरह से ऊपर रही है। सो यानी अगर जिस तरह पिछले साल, ये जो भी साल क्लोज़ हो रहा है, अगर 26% महंगाई की शरह थी तो एफबीआर की कलेक्शन तकरीबन 30 या 31% थी। इस दफ़ा क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा है कि जी महंगाई की शरह 12% होएगी, 12% होएगी, जबकि एफबीआर की कलेक्शन जो है वो 40% होएगी या 41% होएगी। इसका मतलब है कि तकरीबन 29% रियल टर्म्स में, जिस तरह हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि महंगाई की शरह को एडजस्ट करने के बाद 29% रेवेन्यू ग्रोथ हम इन्वेजिज कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड है, कभी हमारी हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ। दूसरी बात है कि इस दफ़ा हमारी जो बेस है, यानी अब हम 9.2 खरब से शुरू करेंगे और हम तकरीबन 13 खरब का इनका हदफ है, तो आपका बेस भी बढ़ रहा है और आप
अपना रेवेन्यू की जो कलेक्शन, जो नॉमिनल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, जो पिछले साल 30% थी, उसको हम 41 पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ अनरियलिस्टिक है। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि जो इन्होंने अपने एस्टिमेट में 1.2 खरब का प्रोविंशियल बजट सरप्लस रखा हुआ है, वो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अनरियलिस्टिक नंबर है, क्योंकि इस माली साल में 500 अरब था, इससे पिछले माली साल में 600 अरब था, तो वो एक्चुअली नीचे गया इस साल। और अब हम कह रहे हैं कि ये दुगने से भी ज़्यादा हो जाएगा अगले आने वाले 12 महीनों में। और जो आखिरी बात है सवेल में मैं ये, चूंकि हम एफबीआर पे बात कर रहे थे तो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए बता दें कि जो एग्जाम्पशंस हैं उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था प्रेस टॉक से, बजट से पहले भी जो प्रेस टॉक की थी उन्होंने कहा था अभी नहीं बता सकते किस तरह के एग्जाम्पशंस हैं जो हम ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले तकरीबन 39 ट्रिलियन की ऐसी एग्जाम्पशंस हैं जो कैलकुलेशंस में आती हैं कि अगर वो टैक्स में ऐड हो जाएं तो हम जैसे लोगों पे बोझ कम पड़ेगा। तो प्लीज़ एग्जाम्पशंस के बारे में बताइएगा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह की कम होंगी, क्या फ़ायदा हो सकता है? जी देखें, अब उसमें एग्जाम्पशनें तो बहुत सी तरह की हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम्पशनें हिस्टोरिकली रही हैं वो ज़्यादातर रही हैं हमारी इनकम टैक्स की साइड के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी रही हैं, सेल्स टैक्स के अंदर उन्होंने एग्जाम्पशनें काफ़ी हद तक अब ख़त्म कर दी हैं, बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। जो है दवाइयाँ, एजुकेशन की आइटम्स, दवाइयाँ, उनके ऊपर भी इन्होंने उनको भी निकाल दिया वहाँ से। लेकिन लबो लबाब इस चीज़ का ये है कि जो एग्जाम्पशन इन्होंने निकाली भी हैं, जो टैक्स ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर कोई हमें चीज़ खातिर खा नज़र नहीं आई। इसी तरह इवन इनडायरेक्ट टैक्सेस में जिसके अंदर हमने मसलन सेल्स टैक्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो रिटेलर है उसके ऊपर जो हमारी गुफ्तगू हुई थी कि वहाँ तकरीबन 2 ट्रिलियन का रेवेन्यू पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है या 1.5 ट्रिलियन का करता है, उसके ऊपर तो हाथ नहीं लगाया गया।